गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 की हिंदी पढ़ेंगे और क्लास 6 की हिंदी में 11 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुका था, तो आज हम 12 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और इस पाठ में हम उनके जीवनी का अध्ययन करेंगे कि उन्होंने जीवन में क्या क्या प्रसिद्धि हासिल की, भारत सरकार द्वारा उन्हें कौन कौन से उपाधियों से सम्मानित किया गया है और उन्होंने देश के उज्जवल भविष्य को बनाने में क्या योगदान दिया है, इस विषय में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलकर सामने रखें और पाठ को पढ़ें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम न केवल भारत के बच्चों को बल्कि भारत के सभी नागरिकों को परम प्रिय हैं। बच्चे इन्हें अत्यंत श्रद्धा और प्यार से काका कलाम कहकर पुकारते हैं। बच्चों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिर्फ भारत के बच्चों को ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी नागरिकों को बहुत ही प्रिय हैं और बच्चे इन्हें बहुत ही प्यार से और श्रद्धा से काका कलाम कहकर पुकारते हैं। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु प्रांत के रामेश्वरम नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता श्री जैनुल आबदीन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन विरासत में प्राप्त किए, तो अपनी माता से ईश्वर में आस्था तथा करुणा का उपहार प्राप्त किया। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही पूरी की और अपनी लगन और परिश्रम से उत्तरोत्तर सफलता प्राप्त की। इस पैराग्राफ में हम अब्दुल कलाम के जीवनी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं कि अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्री जैनुल आबदीन है और ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। मध्यम वर्गीय का अर्थ है एक सामान्य से परिवार से थे। कलाम ने अपने पिता से ईमानदारी और अनुशासन विरासत में प्राप्त किए और अपनी माता से ईश्वर में आस्था का अर्थ होता है विश्वास, ईश्वर में विश्वास करना तथा करुणा का उपहार अपनी माँ से उन्होंने प्राप्त किया। और इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में ही पूरी की और अपनी लगन और परिश्रम से उत्तरोत्तर यानी लगातार सफलता प्राप्त की। आगे पढ़ते हैं। सन 1954 में सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से इन्होंने BSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1958 में एरोनॉटिकल वैज्ञानिकी इंजीनियरिंग में विशेष दक्षता हासिल की। मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है, तो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई से इन्होंने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद 1958 में एरोनॉटिकल वैज्ञानिकी इंजीनियरिंग में इन्होंने विशेष कुशलता हासिल की। अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब अब्दुल कलाम ने कैरियर की शुरुआत की तो अत्यधिक असमंजस में फंस गए, क्योंकि वैमानिकी के छात्रों की यूरोप और अमेरिका में काफ़ी मांग थी और पैसा भी इतना मिलता था जिसकी हिंदुस्तान के सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यानी जब अब्दुल कलाम जी की पढ़ाई ख़त्म हुई तो उनको अपनी कैरियर की शुरुआत करनी थी और वो बहुत ही असमंजस में फंस गए, अर्थात उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या न करें। ये बात वो समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि वैमानिकी के छात्रों को, वैमानिकी मतलब विमान संबंधी छात्रों को यूरोप और अमेरिका में काफ़ी मांग थी। यानी ऐसे छात्रों की यूरोप देशों में और अमेरिका में काफ़ी मांग की जा रही थी और पैसा भी इतना मिलता था जिसकी हिंदुस्तान के सामान्य लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अब्दुल कलाम ने इस विषय में अपनी रचना माई जर्नी में लिखा है। अब्दुल कलाम जी ने अपनी रचना माई जर्नी में इस विषय में लिखा है। क्या लिखा है?
जीवन के वे दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे, यानी जीवन के वे दिन बहुत ही बेचैनी भरे थे। कसमसाहट का अर्थ होता है बेचैनी। एक तरफ विदेशों में शानदार कैरियर था, तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श, यानी एक तरफ उनका कैरियर था जो विदेश जाने से ही एक शानदार कैरियर बन सकता था, तो दूसरी तरफ देश सेवा करने का आदर्श था। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर चुनना कठिन था कि आदर्शों की ओर चला जाए या माला माल होने के अवसर को गले लगाया जाए। यानी बचपन से ही उनका सपना था कि वो आदर्शों की तरफ चलेंगे, वो आदर्शों की ओर चले या माला माल होने के अवसर को गले लगाएं। इन दोनों बातों के बीच वे बहुत ही बेचैन रहा करते थे, सोचा करते थे कि इनमें से क्या चुनें। लेकिन अंततः मैंने यह तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा। उसके बाद अंत में अब्दुल कलाम जी ने ये तय किया, ये निश्चय किया कि मैं पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, कैरियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह मैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO से जुड़ गया। ये जो पंक्तियां हैं ये उन्होंने अपनी रचना माई जर्नी में अपने बारे में लिखी हैं। अब दूसरा पेज पढ़ते हैं। यहाँ उन्होंने डॉक्टर R वरदराजन के निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट को बनाने का कार्यभार संभाला। इस क्षेत्र में उन्होंने नई नई तकनीकों की खोज की। बाद में कुछ नए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलोर में कार्य किया। यहाँ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADA में स्वदेशी होवर क्राफ्ट का डिज़ाइन करने का काम किया। उनकी टीम द्वारा विकसित होकर क्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। इसके सफल प्रयोग ने और अधिक शक्तिशाली विमान तैयार करने की प्रेरणा दी। यानी कि DRDO में उन्होंने डॉक्टर R वरदराजन के निर्देशन में सुपरसोनिक टारगेट एयरक्राफ्ट को बनाने का कार्यभार संभाला। इस क्षेत्र में उन्होंने नए नए तकनीकों की खोज की, आविष्कार किया। बाद में कुछ समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी बेंगलोर, जो कि बेंगलोर में है, में कार्य किया। यहाँ वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ADA, में स्वदेशी होवर क्राफ्ट का डिज़ाइन करने का काम किया। उनकी टीम द्वारा इस क्राफ्ट को विकसित करने के बाद उसका नाम रखा गया नंदी। इसके सफल प्रयोग ने और अधिक शक्तिशाली विमान तैयार करने की उन्हें प्रेरणा दी। सन 1962 से 1983 के बीच इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ISRO, के विभिन्न पदों पर रहते हुए तमाम प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर काम किया। सन 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में छोड़ा गया। इस सफलता के लिए उन्हें 25 जनवरी सन 1981 को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सन 1962 से 1983 के बीच इन्होंने ISRO के विभिन्न पदों पर रहते हुए तमाम प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों पर काम किया। प्रक्षेपास्त्र का अर्थ होता है कि आकाश में फेंककर चलाए जाने वाला यंत्र, जिसे आप मिसाइल भी कहते हैं। तो इन्होंने कई मिसाइलों पर काम किया। सन 1980 में रोहिणी नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में छोड़ा गया और इस सफलता के लिए उन्हें भारत सरकार के द्वारा 25 जनवरी सन 1981 को पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, यानी पद्म भूषण सम्मान इन्हें दिया गया। सन 1982 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका शॉर्ट फॉर्म दिया है IGMDP, का कार्यभार संभाला। फिर इन्होंने छोटे बड़े माध्यम यानी अनेक प्रकार की मिसाइलों और प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया। 27 जुलाई सन 1983 के दिन जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण हुआ। यानी 27 जुलाई सन 1983 के दिन इन्होंने जमीन से जमीन पर मार करने वाले अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि उनका सपना था, इसलिए इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। यानी इस मिसाइल को बनाना उनका सपना था और इस पर उन्होंने विशेष रूप से ध्यान दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक तेजस्वी मन में लिखा है, स्वप्न स्वप्न स्वप्न, स्वप्नों में छिपा है सृजन।
यानी स्वप्न स्वप्न स्वप्न, जो स्वप्न हम देखते हैं, जिन पर हम विचार करते हैं और जिन्हें हम अपने कार्यों में लाते हैं, वे ही सृजन बनते हैं आगे जा कर के। तो स्वप्नों में छिपा है सृजन, यानी जो स्वप्न हम देखते हैं उसी में हमारा सृजन छिपा हुआ है। सृजन का अर्थ होता है नवीन रचना, नई रचना। डॉक्टर कलाम के अनुसार स्वप्न ही विचार बनते हैं, अर्थात जो भी हम सोचते हैं वही क्या बनते हैं, हमारे विचार बन जाते हैं, और विचार ही कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं, और जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम कर्म करते हैं और वही हमारे कर्म के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगर स्वप्न ही नहीं होंगे तो क्रांतिकारी विचार भी जन्म नहीं लेंगे, यानी अगर हम कोई बड़ा स्वप्न नहीं देखेंगे तो कोई क्रांतिकारी विचार हमारे अंदर जन्म नहीं ले सकता है, हम कुछ नया करने का नहीं सोच सकते हैं। स्वप्नों पर ही सफलता टिकी होती है, जितना अच्छा हम स्वप्न देखेंगे उतने ही हम अपने कर्मों में उन्हें ला करके सफल हो सकते हैं, और इसी स्वप्न पे ही हमारी सफलता निर्भर होती है। ये डॉक्टर कलाम जी कहते थे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने त्रिशूल 1985, पृथ्वी 1988, नाग और आकाश 1990 प्रक्षेपास्त्र बनाए, यानी ये सब मिसाइलें उन्होंने बनाई। त्रिशूल 1985 में, पृथ्वी 1988 में, नाग और आकाश 1990 में, जिसके लिए सन 1990 में ही उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी इन सभी मिसाइलों को बनाने के लिए उन्हें सन 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर सन 1997 को उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 25 नवंबर सन 1997 को उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिकता का सम्मान है, भारत रत्न। मई 1998 में उनके निर्देशन में पोखरण में कई परमाणु बम विस्फोट किए गए जो पूर्णतः सफल रहे। इस घटना के बाद वे भारत के परमाणु अस्त्र एवं प्रक्षेपास्त्र चालन व्यवस्था के जनक के रूप में विख्यात हो गए और मिसाइल मैन नाम से प्रसिद्ध हो गए। यानी मई 1998 में उन्होंने पोखरण में कई बम विस्फोट किए जो पूर्णतः सफल रहे। इस घटना के बाद पूरे भारत में वे परमाणु अस्त्र और प्रक्षेपास्त्र यानी मिसाइल चालन व्यवस्था के जनक के रूप में विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए, और मिसाइल मैन नाम से उनकी प्रसिद्धि हो गई। अब्दुल कलाम 18 जुलाई सन 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन्होंने अपने भाषण में कहा, क्या कहा आगे देखिए, हमें ऐसी दूरदर्शिता चाहिए, एक ऐसी दूरदृष्टि जिससे हमारा देश भारत आगामी 2020 ईस्वी तक विकसित वैज्ञानिक देश में परिवर्तित हो जाए। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी दूरदर्शिता चाहिए। दूरदर्शिता का अर्थ होता है दूर तक देखने की क्षमता, यानी कि हमें ऐसी दूरदर्शिता चाहिए, ऐसी दूरदृष्टि चाहिए जिससे हमारा देश भारत आगामी का अर्थ आने वाले 2020 ईस्वी तक विकसित वैज्ञानिक देश में परिवर्तित हो जाए। 27 जुलाई 2015 को इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर कलाम सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे, अर्थात जीवन सादा होना चाहिए लेकिन विचार हमारे उच्च होने चाहिए, इस बात में डॉक्टर कलाम विश्वास रखते थे। मातृभाषा तमिल में कविता करना और समय मिलने पर रुद्र वीणा का वादन करना इनका शौक था, अर्थात मातृभाषा जो उनकी मातृभाषा थी तमिल, उसमें कविता करना और समय मिलने पर रुद्र वीणा को बजाना इनका शौक था। ये शुद्ध शाकाहारी होने के साथ साथ किसी भी प्रकार के नशे के सेवन से परहेज करते थे। बच्चों से उन्हें विशेष लगाव था। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में उनका बहुत योगदान रहा। ये निश्चय ही भारत के महान रत्न हैं जिन्हें पाकर हम सब भारतीय धन्य हो गए। यहाँ पे बच्चों चैप्टर ख़त्म हो गया और अब आप लोग मीनिंग बुक से कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर इसके बाद मैं सेंड कर दूँगी आपको। थैंक यू।